हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा आप सबको पता है, मैं हमेशा आपको साइंस सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आता हूं। आज बेटा ट्यूसडे हो गया है और उम्मीद करता हूं आपने जो संडे को टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाया गया था आपने ज़रूर दिया होगा और उम्मीद है आपसे आपने उसके अच्छे आंसर भी दिए होंगे, क्योंकि कोई ज़्यादा हार्ड आपका टेस्ट नहीं था। आज की क्लास जो होगी हमारी, इस क्लास में पहले तो मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा कि हमारा टेस्ट के क्या क्वेश्चन थे। हमारे टेस्ट के क्या क्वेश्चन थे उसका मैं आपको सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। उसके बाद हम बात करते हैं। तो देखो बेटा, आपको संडे को टेस्ट प्रोवाइड करवाया गया था या नहीं करवाया था? बताओ, करवाया गया था ना? हाँ, मैं बात करता हूं पहले क्वेश्चन की। और टेस्ट का पहला क्वेश्चन था, when plants of the same kind are cultivated at one place in a large scale it is called। when plants of the same kind क्या होता, मतलब बताओ, एक ही प्रकार के पौधे are cultivated मीन्स खेती की जाती है, at one place एक ही स्थान पर, on a large scale यानी एक बड़े पैमाने पर, यानी एक बड़े पैमाने पर एक ही स्थान पर एक ही प्रकार के पौधों की जो खेती की जाती है उसको क्या कहा जाता है? देखो, ए ऑप्शन में था क्रॉप्स, बी ऑप्शन में था रबी क्रॉप्स, सी ऑप्शन में था खरीफ क्रॉप्स एंड डी ऑप्शन में था नन ऑफ दीज। तो बेटा क्या कहेंगे? क्रॉप्स ही कहेंगे। क्रॉप्स यानी फसल होता है तो उसको क्या कहेंगे? क्रॉप्स कहेंगे। तो पहले का आंसर क्या होगा? क्रॉप्स होगा। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, नेम द क्रॉप विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन। नेम द क्रॉप्स, उस फसल का नाम बताओ जो बारिश की ऋतु में बोई जाती है। अब बारिश की ऋतु में बोई जाने वाले को खरीफ क्रॉप्स कहेंगे, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 3, नेम द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन विंटर सीजन। नेम द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन विंटर सीजन, उस फसल का नाम बताइए जो विंटर सीजन यानी सर्दी की ऋतु में बोई जाती है। तो इसका आंसर होगा आपका बी होगा रबी क्रॉप्स। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली स्टार्ट फ्रॉम। द रेनी सीजन इन इंडिया यानी भारत में जो बारिश की ऋतु होती है वो सामान्यतः कब शुरू होती है? ऑप्शन ए है जून टू सितंबर, ऑप्शन बी है अक्टूबर टू मार्च, ऑप्शन सी है मार्च टू जून और लास्ट है नन ऑफ दीज। तो बताओ बेटा, जून टू सितंबर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर कि इंडिया के अंदर जो शुरू होती है वो कब शुरू होती है? तो आपको भी पता है जून के महीने में वर्षा ऋतु जो होती है वो स्टार्ट होती है। उसके बाद में आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पहले देखो मैं नोट कर देता हूं कि बेटा हम टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। टेस्ट पेपर और इसका क्या कर रहे हैं? SOLUTION सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है ना? हाँ, तो मैंने 4 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं और पांचवा क्वेश्चन है वुड पल्प इज यूज्ड टू मेक। वुड पल्प मीन्स होता है लकड़ी की लुगदी। वुड पल्प क्या होता है? लकड़ी की लुगदी होता है। इसका उपयोग रेयन बनाने में किया जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसको रेयन बनाने में यानी डी इसका सही आंसर होगा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल फाइबर। निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशा कौन सा है? तो वूल होगा प्राकृतिक रेशा, तो ए इज द करेक्ट आंसर। मेलेमाइन इज क्या है? थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, फाइबर है या इलास्टोमर है? बी इज द करेक्ट आंसर, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। उसके बाद लास्ट है फाइबर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज में फाइबर जो फाइबर फैक्ट्री में बनाए जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? बोथ ए एंड सी। मैनमेड फाइबर भी कह सकते हैं और सिंथेटिक फाइबर भी कह सकते हैं। तो डी इज द करेक्ट आंसर जिसमें लिखा हुआ है बोथ ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 9, और व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। सिंचाई के स्रोत क्या है बेटा? तो सिंचाई के स्रोत आपको लिखने हैं, जैसे वेल हो गया, ट्यूबवेल हो गया, पॉन्ड्स हो गया, कैनाल्स हो गया, ये सारे क्या है? ये इरिगेशन के सोर्सेज है। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम चाफ कॉल्ड। भूसे से ग्रेन को अलग करना
भूसे से ग्रेन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो थ्रेसिंग कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर थ्रेसिंग होगा। फिर है व्हाट आर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होते हैं? वो आपने बता था ना, ऐसे प्लास्टिक जिसको माउल्डेड नहीं किया जा सकता है, दोज प्लास्टिक विच कैन नॉट बी माउल्डेड इन अदर शेप, और उसको अलग शेप भी नहीं दिया जा सकता है। उदाहरण में बेकेलाइट और मेलामिन जो उसके एग्जाम्पल्स है। क्वेश्चन नंबर 12, लिस्ट एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक की कोई भी आपको 3 विशेषताएं या 3 गुणधर्म लिखना है। प्लास्टिक कैसा होता है, कैसा नहीं होता है, उसके गुणधर्म लिखने। फिर है नेम 2 खरीफ क्रॉप्स, 2 खरीफ की फसलों के नाम लिखना है। फिर है 14 नंबर, व्हाई इज इट एडवाइज नॉट टू वियर सिंथेटिक क्लोथ्स व्हाइल वर्किंग इन ए लैबोरेटरी और वर्किंग इन फायर इन द किचन। क्वेश्चन है कि या तो रसोई घर में काम करने के दौरान या किसी प्रयोगशाला में काम करने के दौरान सिंथेटिक कपड़े क्यों नहीं पहनने चाहिए, सिंथेटिक कपड़े पहनने की सलाह क्यों नहीं दी जाती है? तो बेटा हमने पढ़ा था ना, क्यों नहीं दी जाती। आपको पता है कि जो नायलॉन होते हैं या फिर सिंथेटिक फाइबर के कपड़े होते हैं वो आग को जल्दी पकड़ लेते हैं, आग को जल्दी पकड़ लेते हैं। इस कारण से मैसिव रस्तर एक तो लेबोरेटरी में भी नहीं पहनते हैं और उसके अलावा किचन में भी नहीं पहनते। उसके बाद में है लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब अबाउट नायलॉन। नायलॉन के बारे में वर्णन करना है। राइट इट्स यूजेज, उसके उपयोग भी लिखना है एंड उसकी प्रॉपर्टीज भी लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 2, प्लाउजिंग या टीलिंग क्या होता है? स्टेट इट्स एडवांटेज, उसके फायदे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन द टर्म एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के डिफाइन को टर्म करना है एंड ऑल्सो स्टेट द इंपॉर्टेंट स्टेप्स टेकिंग ड्यूरिंग क्रॉप प्रोडक्शन। और फसल उत्पादन के दौरान में जो भी महत्वपूर्ण कदम लिए जाते हैं उसके बारे में क्या करना है, तो वर्णन करना। इस प्रकार ये आपका टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन था और मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। अब आपसे उम्मीद रखता हूँ बेटा आपको होमवर्क में ये सारे क्वेश्चन करने हैं। कल तो संडे को तो आपने टेस्ट दिया था, पर आज जो मैंने टेस्ट सॉल्यूशन करवाया है, इस टेस्ट सॉल्यूशन को आपको क्या करना है, तो आपको स्वयं को भी करना है। आपको स्वयं को नोटबुक में क्या करना है, सारे टेस्ट पेपर का अगर कोई क्वेश्चन गलत है, यदि कोई भी किसी क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम नहीं है, आपको उसका आंसर नहीं मालूम है, तो आपके पास में बुक है, बुक में देखिएगा और मैंने समझा दिया है, बुक में देख करके आप उस आंसर को करिएगा। अब मैं बात करता हूं हमारे चैप्टर की, तो बेटा निकालो पेज नंबर 77। कितने पेज नंबर? 77। पेज नंबर निकालो बेटा 77। और अब हम बात करते हैं हमारे चैप्टर की। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे बेटा? नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? मेटल एंड नॉन मेटल्स पढ़ रहे थे, यानी धातुएं एवं अधातुएं पढ़ रहे थे। पेज नंबर बोला मैंने 77 निकालने का, जहां पर है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज। एनसीईआरटी TEXT एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस QUES TIONS। ठीक है ना? फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किसको, बीटन मीन्स होता पीटना, पीट करके क्या बनाया जा सकता है? थिन शीट यानी पतली चादर बनाया जा सकता है। हमने आपको बता दो, देखो बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना मेटल्स की, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी। उस फिजिकल प्रॉपर्टी में पढ़ा था ना, एक तो मेलिएबिलिटी और एक डक्टिलिटी का। तो ये मेलिएबिलिटी का ही तो प्रॉपर्टी है। मेलिएबिलिटी में ही हमने पढ़ा था कि मेलिएबिलिटी क्या होता है कि जिसमें किसी भी मेटल को पीट करके लंबा चादर बनाया जा सकता है। तो आंसर होना चाहिए ABCD, चारों में से कोई मेटल होना चाहिए। तो ऑप्शन ए में जिंक है, बी में फास्फोरस है, सी में सल्फर है और डी में ऑक्सीजन है। अब देखो बी, सी और डी तीनों को थोड़ी कर सकते बेटा। ऑक्सीजन को कैसे करोगे, वो तो गैस है। सल्फर को कैसे करोगे, उसको आप मारते ही वो टूट जाएगा। और फास्फोरस को भी नहीं कर सकते हैं। आंसर होगा ए, जिंक इज द करेक्ट आंसर। पहले का आंसर होगा ए, जिंक इज द करेक्ट आंसर। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? कौन सा स्टेटमेंट सही बताओ? ऑल मेटल्स आर डक्टाइल। ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, सभी मेटल्स डक्टाइल होते हैं, बिल्कुल सही बात है। ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, ये तो बेटा गलत बात है। जनरली मेटल आर डक्टाइल, जनरली यानी साधारणतः धातुएं डक्टाइल होती हैं। सब नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, तो बेटा सारे गलत है। देखो ए ही सही है कि सारे मेटल्स डक्टाइल होते हैं या जनरली होते हैं। अब बताओ
देखो बी और डी तो 100% गलत है, क्योंकि सारे नॉन मेटल्स डक्टाइल होते ही नहीं है और कुछ भी नहीं होते हैं। मतलब नॉन मेटल्स में तो डक्टाइल की प्रॉपर्टी पाई नहीं जाती है। अब आपको पूछा, एक तो पूछा ऑल मेटल्स जो है वो डक्टाइल है, और एक में पूछा है कि जनरली, यानी अक्सर, सारे नहीं है, जनरली का बोला गया है। अब देखो निकालो, जहां पर आपने पढ़ा था डक्टिलिटी पढ़ा था, तो मेटल्स आर जनरली डक्टाइल होते हैं, सारे नहीं होते हैं, जनरली होते हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन में सी इज द करेक्ट आंसर। ऑल मेटल्स आर डक्टाइल मत करना, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल करना। आगे बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। फॉस्फोरस इज वेरी, कैसा मेटल है बताओ बेटा? फॉस्फोरस इज ए वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल है या कैसा नॉन मेटल बताओ? फॉस्फोरस कैसा मेटल है? हमने पढ़ा था नॉन मेटल की प्रॉपर्टी, पढ़ी या नहीं पढ़ी बताओ? पढ़ी थी, हाँ। तो बताओ लीस्ट रिएक्टिव है क्या, कैसा है ये फॉस्फोरस? हाँ पता है या नहीं है बताओ? फॉस्फोरस पहले तो आपको पता ना नॉन मेटल है सर फॉस्फोरस। हाँ ये फॉस्फोरस वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल है बेटा। तो पहली खाली जगह में आएगा रिएक्टिव आएगा, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा REACTIVE। रिएक्टिव का मीन्स क्रियाशील, वेरी रिएक्टिव यानी बहुत क्रियाशील अधातु है। अब बात करूंगा कि ए नंबर पर है, ठीक है ना, 1 नहीं कर करके ए कर देता हूं, ए। फिर बी फिल इन द ब्लैंक्स। बी फिल इन द ब्लैंक्स में मेटल आर खाली जगह कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड, तो मेटल्स क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो पहली खाली जगह में तो बेटा गुड कंडक्टर आ जाएगा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। एंड अब आगे क्या करेंगे? मेटल जो होते हैं वो आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड, और ऑल्सो के साथ में क्या करें बताओ? और इलेक्ट्रिसिटी, एंड ऑल्सो इलेक्ट्रिसिटी, हाँ एंड ऑल्सो इलेक्ट्रिसिटी आएगा, हाँ इलेक्ट्रिसिटी आएगा, एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो खाली जगह में क्या भरना है? इलेक्ट्रिसिटी भरना है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और दूसरी खाली जगह में ELECTRICITY, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी उष्मा के भी अच्छे चालक होते हैं और जो विद्युत होता है विद्युत के भी अच्छे चालक होता है। आयरन इज रिएक्टिव देन कॉपर। अब आयरन मोर रिएक्टिव है कॉपर की तुलना में या लेस रिएक्टिव है? या तो मोर आएगा बेटा या लेस आएगा। अब बताओ क्या आएगा? आयरन जो होता है, यानी बात करता हूं जो लोहा होता है वो ज्यादा रिएक्टिव है या फिर कॉपर से या कम है? तो देखो आपकी बुक में एक रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी है जिसमें लिथियम पहले है, फिर उसके बाद पोटेशियम है BA NaCa MgAl Zn Fe Sn Pb HCu HgAg PtAu। बेटा कॉपर होता है ना, कॉपर ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो यहाँ पर आयरन इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर, तो सी की खाली जगह में लेस आएगा, LeSS, लेस रिएक्टिव होता है देन कॉपर। फिर बात करते हैं मेटल रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस निकालते हैं ना, हाँ हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। तो डी के अंदर क्या आएगा? HYBROGEN। यानी मेटल्स जब रिएक्शन करते हैं एसिड के साथ में तो प्रोड्यूस कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस निकलती है। उसके बाद में है आगे बेटा मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। यानी कि बात करता हूं तो आपको ट्रू और फॉल्स भरना है। क्या भरना है आपको? ट्रू और फॉल्स। देखो बेटा आज आपके लिए वर्क ज्यादा हो जाएगा, क्यों? मैंने पहले ही आपको सारे पेपर का सॉल्यूशन डाल दिया है, आपको पता डाल दिया ना, हाँ सारे पेपर का मैंने आपको सॉल्यूशन डाल दिया है। पेपर में क्वेश्चन ज्यादा थे क्योंकि 14 क्वेश्चन थे और 14 के बाद में भी लॉन्ग की थी 3, इस कारण से आज ज्यादा काम नहीं करवाऊंगा, बस इतना ही काम करवाऊंगा। आप ज्यादा आगे करेंगे, वैसे क्लास भी हमारी लगभग समय हो गया क्लास का भी, लेकिन आपको बहुत ज्यादा वर्क पहले से ही दे दिया, इसी कारण से अब हम क्लास को यहीं रोक रहे हैं। तब तक के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा आपको स्वस्थ रखें, आपके परिवार को स्वस्थ रखें, खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। कल मिलते हैं वापस हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।